हेलो बच्चों। आज हम आपको पहले चुटकुला सुनाएंगे, इसके बाद इसका प्रारंभ करेंगे। चुटकुला है, गली मुहल्ले चट्टी चौराहे शराब पान गुटखा धड़ल्ले से बिकते हैं। गली मोहल्ले चट्टी चौराहे शराब पान गुटखा धड़ल्ले से बिकते हैं। नौजवान अब इसी को तो सीखते हैं। नौजवान अब इसी को तो सीखते हैं। बच्चों चलेंगे आज ओरिजिन ऑफ लाइफ के थर्ड पार्ट में क्या था। जब कार्बन के अणु आप निर्वात में काफी हुए तो बारिश के साथ साथ ही कार्बन के अणु और ये जो लगातार आग के लौ एक दूसरे में लपटे लग रहे थे, तो इसमें आयन भी भाई जब बिजली बन रहा था, बिजली में आयन होते हैं। आयन इतने आयन की मात्रा बढ़ी, लगातार पानी जब गिरता बिजली कड़कती, आयन बनता। आयन कार्बन सब जल के माध्यम बादल जब यहाँ से बारिश करना स्टार्ट किए, याद रखना बादल की मोटाई इतनी थी, मतलब अगर कहा जाए तो 1 किलोमीटर के बराबर, 500 कहीं 500 मीटर तो कहीं 1 किलोमीटर। मतलब ये पानी इतनी तेजी से गिर रहे थे जैसे बड़े समरसेबुल या तो ट्यूबवेल के पानी जो एक साथ नलकूप की तरह गिरते हैं नलकूप में, उसी प्रकार से इस एवरेस्ट जैसे भाग पर गिर रहे थे। यह टूट टूट कर इस वाले खाई वाले भागों में भरते गए और बाद में क्या बन गए, स्थलीय भाग बने। इसके बाद अगर कहा जाए तो ये कार्बन जल के माध्यम से कहाँ गया, समुद्री जो बड़े जो सबसे निचले सतह है समुद्र के, भरते चले गए जल, भरते 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 यह एक समुद्र के का निर्माण किए। समुद्र में घुला क्या, आयन प्लस कार्बन। यह कार्बन लगातार एक कार्बन में एक गुण था, यहाँ पृथ्वी पर गुरुत्व पार होने के कारण बड़े अणु छोटे अणुओं को अपने में आकर्षित करके अपने आवृत्ति को बढ़ा सकते थे। मतलब एक अणु दूसरे के साथ लगातार जुड़ने की प्रक्रिया रखते थे। अब क्या हुआ, जल में कार्बन की यौगिक धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ते 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 एक श्रृंखला बनाए, और श्रृंखला पर सूर्य की जो किरणें थी लगातार फोकस कर रही थी और सूर्य के लाल कलर के तरंग अधिक होते हैं, इसलिए लाल कलर इसको अवशोषित करके यह लाल होने लगी। लाल होने के बाद क्या हुए, ये पता चलता है जब लाल लाल हो जाते हैं तो पता चलता है कार्बन की यौगिक है। इसमें सूर्य से निकली ऊर्जा खींचने की क्षमता थी। इसके बाद यह धीरे धीरे क्या हो गया, हरा हुआ, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ी, हरे हो गए, तो क्या बन गया, एल्गी। एल्गी का निर्माण किया। अगर कहा जाए तो एल्गी में अगर देखा जाए तो इसको थैलोफाइटा कहा जाता है। आज जो है पौधे जगत का इसको थैलोफाइटा कहा जाता है। तो सर्वप्रथम थैलोफाइटा का प्रारंभ ही यहीं से हुआ। परमियन काल में थैलोफाइटा के विकास में सबसे पहले यह एल्गी बना धीरे धीरे। अब याद रखिए कि इसमें जो पहाड़ के ये कंदराओं वाला भाग था, जल इसके टीले के नीचे जो था, इसमें कि कार्बन के यौगिक जब जुड़े तो धीरे धीरे इनमें क्या है, सूर्य की किरणों का कोई असर नहीं पड़ा। इसमें क्या हुआ, लाल कलर की तरंग दैर्घ्य न बनने के कारण यह भी जीव का निर्माण किए, लेकिन यह कोयसर वेट्स की बूंदों की तरह। कोयसर वेट्स की बूंद होती क्या है, पहले हम बताएं। कोयसर वेट्स की बूंद, कोयसर वेट्स की बूंदों में जीव द्रव अंदर और न्यूक्लिक पदार्थ बाहर पाया जाता है। और याद रखना कि न्यूक्लिक पदार्थ में बड़े, मतलब कहें तो लघु भाग होता है और दीर्घ अणु और लघु अणु। दीर्घ अणु में इतनी क्षमता होती है कि यह लघु वाले को खींचकर अपनी तादाद को बढ़ा लेती है। यह जब अपनी तादाद को बढ़ा लेती है तो यह धीरे धीरे क्या हुआ, श्रृंखला बाई श्रृंखला ऐसे बढ़ते चले गए। और जब श्रृंखला बाई श्रृंखला बढ़ते चले गए तो इनके जो
ये पोरों पर न्यूक्लिक एसिड का भाग था वह इनके बीच मध्य में आ गया। मध्य में आने के बाद यह एक दूसरे के साथ जुड़ गए। जब जुड़ गए तो क्या हुआ, बीच में आ गया। बीच में आया तो जरूर, लेकिन इनकी श्रृंखला सही से बनी होनी नहीं। मतलब डीएनए जो इसको कहते हैं, न्यूक्लिक द्रव्य को डीएनए कहा जाता है। यह डीएनए सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बैठा और यह ऊपर से यह श्रृंखला तो बनाया, लेकिन बीच वाले केंद्रक सही से अस्थायी तो नहीं बना पाए। तो इसमें प्रोकैरियोटिक जंतुओं का, मतलब अगर कहा जाए तो डीएनए कॉम्प्लेक्स जटिल डीएनए वाले हो गए। इसको अगर कहा जाए तो प्रोकैरियोटिक एनिमल का विकास होना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे अगर कहें तो हम अमीबा, ये धीरे धीरे सिस्टम ऐसे के अंदर सुधरता गया और अमीबा का निर्माण होता गया, अमीबा बन गया। धीरे धीरे अमीबा से क्या हुआ, अमीबा की बाहरी परत जो थे यह प्रोटोप्लाज्म के थे। प्रोटोप्लाज्म अगर बोला जाए तो इसकी जो अस्थाई आवृत्ति थी, बाहर की जो संरचना थी, जैसे मैं कहूँ तो अमीबा की बाहरी जो संरचना होती है वह पूरा ठोस नहीं, अर्ध तरल होती है। अर्ध तरल होने के कारण यह अगर कहीं जाए तो कंकड़ पत्थर में अगर टकरा जाती है तो बीच से टूटकर नई अमीबा में बदल जाती है। मतलब इनमें एक लेयर का ही और एक लेयर वाला भाग था। एक लेयर के साथ साथ इनके जो अणु थे बहुत दूर, इसके बाहरी त्वचा के अणु बहुत दूर दूर थे, इसलिए इसमें पत्थर टकराने से यह नए दो अमीबा में विभाजित हो सकता था। इसे कहते हैं विखंडन। लेकिन अगर हम अगले जंतु की बात करें तो अमीबा से बनने वाले जंतु का नाम था, ये तो पहला जंतु था। यह पहले जंतु का नाम, इसका नाम होता है अमीबा प्रोटियस। इसका नाम था अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस में क्या था, दो केंद्रक थे। एक केंद्रक था लघु केंद्रक, इसको अगर हम कहें तो दीर्घ, इसको कहें तो लघु। दो केंद्रक थे, दो केंद्रकों वाले जीव का निर्माण हुआ। इसके बाद इसका नाम दिया गया अमीबा प्रोटियस। आगे चलेंगे। इस अमीबा पर अगर हम कहें तो वातावरण का प्रभाव पड़ा, इसके अणु पास पास आए तो अगले अमीबा का निर्माण हुआ। मतलब अणु पास पास आने का मतलब क्या है, इसकी त्वचा धीरे धीरे मोटी होती चली गई। तो अगले अमीबा का जो निर्माण हुआ उस अमीबा का नाम था पैरामीशियम। अगले अमीबा का नाम था पैरामीशियम। इसको कहते हैं पछमाभी अमीबा। इसको कहते हैं, इसमें भी दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक दीर्घ, दूसरा लघु। याद रखना बच्चों, यह इसके चारों ओर प्रोटीन का पतले पतले सूत्र जैसी संरचना होती है। इस सूत्र वाले संरचना को हम कहते हैं पछमाभ। सीलिया कहा जाता है, सीलिया का मतलब होता है पछमाभ। यह इसी के सहारे जो है लगातार गति करते हैं। और याद रखना यह जो अमीबा प्रोटियस था, इसकी बाहरी त्वचा में अणु दूर दूर होते थे, इसलिए जेली, अगर हम कहें जेली किसे कहा जाता है, जैसे हम कहें दो मतलब कि हम दो कॉलम के गोंद को ले लें, एक में जैसे डाल दें तो गोंद दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो ये पता नहीं चल पाता है किस भाग का ये गोंद था। इसी प्रकार से लगातार अमीबा में जो भी अणु अमीबा खींचती है, जिस अणुओं को अपने अंदर अंतर्निहित कर देती है, पूरा त्वचा बढ़ जाता है, पता नहीं चल पाता कि कहाँ। लेकिन बहुकोशिकीय क्या होता है, एक कोशिका अपने जैसी नई कोशिकाओं को जब तोड़ती है, श्रृंखलाबद्ध संरचना बनाती है, तो इसे कहते हैं ऊतक। लेकिन इसमें ऊतकों का निर्माण नहीं हो पाता है,
इसमें केवल शरीर प्रोटोप्लाज्म का ही बना होता है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये कोशिकाएं लगातार विकसित होकर और नजदीक आ गई, मतलब संगठन बढ़ा दी, तो इसकी त्वचा और मोटी हो गई। तो इसमें दो भाग, अस्थाई भाग बन गए। इसमें इसका कोई अस्थाई नहीं था, इसमें सीडोपोडिया केवल चलने वाला भाग था, और इसमें चलने वाला भाग सीलिया। और जब अस्थाई भाग बनाए तो दो भाग में विभाजित हुए, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब सीलिया अगर कहें तो पैरामीशियम के ऊपरी भाग को इंटीरियर और जहाँ भाग को पोस्टीरियर। स्पष्ट अंगों का अगर नहीं इसमें अंगिक कार्यों को देखा जाए तो ऊपर की ओर इंटीरियर होता है, नीचे की ओर पोस्टीरियर। इसमें होता है लघु केंद्रक, दीर्घ केंद्रक, लघु केंद्रक और दीर्घ केंद्रक। इसके बाद ये होता है पटाजियम, इसको कहते हैं, इसके द्वारा भोजन को यह ग्रहण करती है। और बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं चौथे पार्ट में स्टार्ट करूंगा बड़े जंतुओं का निर्माण। हम इसको धीरे धीरे जैव विकास को होमोसेपियंस तक ले चलेंगे। होमोसेपियंस का निर्माण कहाँ से हुआ था, ये भी हम इसी होमोसेपियंस का निर्माण हम इसी प्रकरण में बताते रहेंगे। पार्ट थर्ड है। इसके बाद हम पार्ट थर्ड में ही थोड़ी सी अगले भाग को हम बनाएंगे। पार्ट थर्ड के दौरान मैं पैरामीशियम से इग्लिना से स्पंज जंतु से नाइडेरिया संघों का जो है विकास हम लगातार इसको दोहराते रहेंगे। कृपया इसको सब्सक्राइब और जो है कि लाइक जरूर करिएगा। लगातार मैं नई नई चीज़ों को लगातार बताता रहूँगा, क्योंकि यह जो है विकास की दर है। विकास में कहाँ से विकास हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ में कहाँ से विकास जंतुओं का हुआ, मैं लगातार समुद्र के किस तलहटी से हुआ था, इसको कल फिर से जिक्र बताएंगे कि तलहटी में किस प्रकार थे, यह कौन से पदार्थ थे जो कि इनको बनाने का कार्य किए थे। मैं तो बताया हूँ, लेकिन इसको अभी पुनः तलहटी में चलेंगे, पहुँचेंगे। इसलिए एक और चुटकुला हो जाए। हेलो बच्चों, चुटकुला हम फिर से बताने वाले हैं। किसान दिन दोपहर सांझ सवेरे पसीना खूब बहाता है। किसान दिन दोपहर सांझ सवेरे पसीना खूब बहाता है। सबके दिन सुधर गए, अभी भी वह गरीबी में ही क्यों नहाता है। सबके दिन सुधर गए, अभी भी वह गरीबी में क्यों नहाता है। बच्चों, किसानों की दयनीय हालत हमसे देखी नहीं गई। इसके लिए हम जो है कि इस जो चुटकुला आप तक लाए हैं, कृपया अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम अगली बार और अच्छे चुटकुले लाएंगे।